नमस्कार साथियों, आज ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जो कि हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो परीक्षा है, आपकी 23 सितंबर से स्टार्ट है। इसलिए हम आप लोगों के लिए हिंदी और जीके, रीजनिंग के यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके परीक्षा में आपको यहाँ पर गद्यांश मिलेगा, जिसको आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से पढ़ना है एक बार काफ़ी ढंग से। बार बार ऐसी गलती ना करें। आप तेज़ से गद्यांश को पढ़ते हैं, काफ़ी स्पीड से, फिर से आपको दोबारा गद्यांश को पढ़ना होता है। इसलिए आप इसको बड़ी ही सावधानी के साथ एक ही बार पढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न नंबर जो पहला मिलेगा, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर पूछे जो शनि है वो किसके बीच परिक्रमा करता है, किन किन ग्रहों के बीच परिक्रमा करता है। जो हमारा शनि ग्रह होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर शनि ग्रह है, तो ये जैसे हमारा शनि ग्रह हुआ, तो इससे पहले यहाँ पर 100% बृहस्पति ग्रह होगा, बृहस्पति ग्रह। और इसके बाद जो होता है वो हमारा होता है यूरेनस। कौन सा होता है? यूरेनस। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिल गया होगा, बृहस्पति और यूरेनस के मध्य में यहाँ पर शनि जो है वो चक्कर लगाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, जितना कि सूर्य से हमारा बृहस्पति ग्रह है दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति शनि से ग्रह दूर है। तो आप समझ लीजिए जितना ग्रह इतने इससे दूरी है, लगभग में बृहस्पति और शनि के बीच में लगभग उतनी ही दूरी है। तो ये भी एक आप पॉइंट ध्यान रखेंगे अपने परीक्षा की दृष्टि के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि शनि की द्रव्यराशि का औसत घनत्व कम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शनि है उसका औसत घनत्व किससे कम है। तो हमारा किससे कम है? पानी से भी कम है। किससे कम है? पानी से भी कम है। इसका आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी जितनी पृथ्वी है उसमें 750 पृथ्वी समा सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा शनि ग्रह है वो इतना बड़ा है जिसमें 750 पृथ्वी समा सकती हैं, परंतु इसका जो भार है केवल 900 केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। इसका कारण यह है कि शनि की द्रव्यराशि घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। शनि ग्रह को किसी महासागर में डालना संभव हो तो यह डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। तो ये मतलब कि पानी से हल्का है और इसका पानी से हल्का है, इसलिए इसका घनत्व कम है, लेकिन ये साइज में काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें 750 पृथ्वी समा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है। सबसे कम घनत्व वाला जो पिंड है वो यहाँ पर आपको पता चला गया होगा, शनि ही सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखो आ गया है, शनि में समा सकती हैं, शनि जो हमारा शनि है उसमें कितनी पृथ्वी समा सकती हैं। तो उसमें कितनी पृथ्वी समा सकती हैं, उसमें यहाँ पर कितनी पृथ्वी समा सकती हैं। तो उसमें समा सकती हैं 750 पृथ्वी समा सकती हैं। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, सौर मंडल में शनि का क्रम है। तो यहाँ पर पूछा गया है सौर मंडल में शनि का कौन सा क्रम है। तो ये जैसे सूर्य है, फिर हमारा बुध है, फिर हमारा शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, यूरेनस है। तो आप गिन लीजिए कि कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा है? यहाँ पर हमारा शनि आएगा। तो यहाँ पर इसका क्रम कौन सा है? छठवां, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर
सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग एक बात याद रख लीजिए, सूर्य का क्रम। सबसे पहले हमारा जो सूर्य आता है, सबसे पहले सूर्य, इसके बाद हमारा बुध आता है, बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है, इसके बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आती है, और बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद यहाँ पर यूरेनस आता है। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। जितने आपको ग्रह आपको सीरियल से याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक अच्छे तैयारी वाले स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना कि छायावादी जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो हमारे इसमें कौन है। तो यहाँ पर सभी को पता है, जो महादेवी वर्मा हैं वो बेसिकली छायावादी युग की कवि हैं। वो काफ़ी फेमस रही हैं, छायावादी युग की कवि रही। इनकी जो काफ़ी रचनाएं फेमस रही हैं, यामा, इनकी जो रचना यामा है, ये इनकी काफ़ी रचना फेमस रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनकी और रचनाएं कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आप लोग और अन्य कवि याद रखेंगे, जैसे कि अंक परीक्षा में पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद भी हमारे जयशंकर प्रसाद भी हमारे छायावाद युगीन कवि हैं। इसके बाद यहाँ पर आप और ध्यान रखेंगे, सुमित्रानंदन पंत जी हमारे जो हैं वो छायावाद युगीन कवि हैं। इसके बाद हमारे राय कृष्ण दास भी हमारे छायावादी युग के लेखक हैं। तो आप इतने कवि याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको बताने हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। सभी को पता है हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे रस पूछा गया, आपको पंक्ति ऊपर दी गई है, यहाँ पर आप लोगों से रस पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा, आँखियाँ हरि दर्शन से भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, अय बतिया सुन रुखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपको पता हो गया होगा, किसी के दूर से, मतलब कोई यहाँ पर आपसे दूर जा रहा है, तभी आपकी जो आंखें हैं वो भूरी पड़ रही हैं। काफ़ी आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मतलब कि किसी को देखने के लिए आपकी आंखें बहुत दिनें हो चुकी हैं, इसलिए आपकी आंखें भूरी और काली होने लगी हैं। यानी कि आपसे कोई दूर चला गया है, तभी तो आप उसको नहीं कुल टाइम से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग आपसे कोई वियोग कर चुका है। तो यहाँ पर हमारा रस कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपने रस को सटीकता से पिकअप करेंगे। आप किसी भी पंक्ति का आप शुद्ध रूप से भाव नहीं निकाल सकते हैं, परीक्षा के दौरान बहुत ही टाइम कम होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रस के ऊपर थोड़ा सा सोचना है, और ऐसी कोई आपको बात पिकअप कर लेनी, ताकि आप इसको यहाँ पर सही आंसर लगा पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, दोहा का जो विपरीत छंद होता है वो हमारा कौन सा छंद होता है। तो वो हमारा छंद कौन सा होता है, सोटा छंद होता है, जो दोहा का यहाँ पर अपोजिट होता है, दोहा का। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा वो आपका यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्योंकि यहाँ पर जो खिली हुई हवा है, आई फिरकी सी आई चली गई में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समझ गए। यहाँ पर आपको तुलना प्रकट करने वाले शब्द हैं सा सी। देखो यहाँ पर सी मिला है, देखो सी मिला है, यहाँ पर यानी कि तुलना हुई है। जहाँ पर आपको सा मिल जाए, सी मिल जाए, से मिल जाए, सरिस मिल जाए, समान मिल जाए, जहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाए तो वहाँ पर 100% उपमा अलंकार ही होता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, सा सी से सरिस समान, जहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। इसके बाद और आप यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, और जहाँ पर आपकी
वर्णों की बार बार वही आवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ये भी सब लोग जानते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है सेम सेम पर। इसके बाद यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप कुछ वर्ड याद कर लीजिए, जैसे कि जनु। जहाँ सब जनु मिल जाए वहाँ पर मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद जानो याद कर लीजिए, जानो। इसके बाद मनु याद कर लीजिए, आप मानो याद कर लीजिए। इसके बाद आप मनहु याद कर लीजिए। इसके बाद जनहु। आप इतने शब्द याद कर लेंगे तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जनु, जानो, मनु, मानो और यहाँ इसके बाद मनहु, जनहु, तो ये शब्द आपके बेसिकली उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मतलब कि जो घा है वो हम लोग किससे बोलते हैं। तो घा हम लोग बेसिकली कंठ से बोलते हैं। जब आप बोलेंगे घा तो आपके कंठ से आवाज़ निकलती है, तो अब यहाँ पर इसका सही जवाब कंठ ही होगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो वो कौन सा समास है जो दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो वो हमारा कौन सा है, बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि चंद्रशेखर है, गजानन है, पीताम्बर है, लंबोदर है, ये सभी हमारे जो एग्जाम्पल हैं बहुब्रीहि समास के हैं। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो द्वंद्व समास होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, पिता पुत्र, तो ये यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद यहाँ पर संज्ञा होगा तो वो हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद यहाँ पर विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, तो वो कौन सा कहलाता है समास, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि हमारा महाकवि हुआ, पीत सागर हुआ, महावीर हुआ, महात्मा हुआ। इसके बाद तत्पुरुष समास जो है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसको हम लोग यहाँ पर सेकेंड पद आपको प्रदान होता है। जैसे कि हमारा राजपुत्र है, कनफोड़वा है, चिड़ीमार है, देशभक्ति है, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो बहुब्रीहि समास है। मैंने आपको यहाँ पर बता दी है क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में समास काफ़ी ढंग से पूछे जाते हैं, तो आपको समास की काफ़ी अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेनी है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना बचे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार आ चुका है आपकी परीक्षा में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ता है वो हमारी अल्प प्राण ध्वनि है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछ रहा है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई। इसमें कौन सा अनुप्रास है। मतलब कि इसने पहले बता दिया कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास। कौन सा होगा, लाटानुप्रास। अब क्यों होगा लाटानुप्रास। उस पंक्ति में लाटानुप्रास होता है जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सादृश्य मूलक अलंकार कौन सा नहीं है, तो वो यहाँ पर हमारा विषयोक्ति जो अलंकार है वो सादृश्यक अलंकार नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीति काल को श्रृंगार काल की यहाँ पर संज्ञा किसने दी थी, वो किसने दी थी, विश्वनाथ प्रसाद जी ने दी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको रीतिकाल की संज्ञा, रीतिकाल को यहाँ पर श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कौन सी रचना है वो दिनकर जी की नहीं है, तो वो कौन सी है? मृगनयनी। अब हम पूछेंगे मृगनयनी किसकी रचना है, तो ये हमारी किसकी रचना है? वृंदावनलाल वर्मा। किसकी रचना है हमारी? वृंदावनलाल वर्मा जी की हमारी ये कृति है। और जितनी रचनाएं बची ये हमारी सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, तिरंगा शब्द में समास है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। सभी को पता है तीन रंग, तो तिरंगा, तो इसमें कौन सा समास होगा? हमारा द्विगु समास होगा, जिसका यहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है कि उस पंक्ति में अपानुति अलंकार है। तो किसमें अपानुति अलंकार है? तो वो यहाँ पर आपको बताना है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर अपनुहति अलंकार होता है, जैसे यह चंद्रमुख नहीं है। तो यहाँ पर जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप हो, यह चंद्रमुख के समान नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर यह चंद्रमुख नहीं है। तो ये मतलब कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है गधा का तत्सम रूप है। तो गधा का तत्सम रूप हमारा क्या होता है? गर्दभ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। अलंकेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो अलंकेश शब्द का जो हमारा पर्यायवाची है वो यहाँ पर कुबेर का है। किसका है? कुबेर का है। बादल के जो पर्यायवाची हैं वो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसी की मेघ है हमारा, ये पूछा जा चुका है। नीरद, ये भी हमारा होता है नीरद बादल का। इसके बाद जलद भी हमारा बादल का पर्यायवाची, घन भी हमारा बादल का पर्यायवाची है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चपला है वो यहाँ पर हमारा विद्युत का पर्यायवाची है, विद्युत चपला दामिनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग तृतीय पूर्व भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है किस भाग में गलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धन्यवाद को व्यर्थ में, पहले आपको बताना कहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर आपको बताना किस में गलती है। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी। सबसे पहले इसमें जो गलती है वो यहाँ पर बी वाले में गलती होगी। जब पढ़कर एक बार देखते हैं तो इसको उन्होंने सही में धन्यवाद को व्यर्थ में, तो यहाँ पर धन्यवाद को व्यर्थ में सहायता, ये वाला हमारा बी है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, समझ गए? ये वाला सी है और ये वाला पूरा सी है, ये वाला डी है। अब सही है, ठीक है, सही कर लेना। ए बी और ये पूरा सी डी। अब यहाँ पर आपको बताना किस में गलती है। तो धन्यवाद को व्यर्थ, तो धन्यवाद को व्यर्थ ना सही है। इसके बाद आगे जोड़ेंगे तो बी वाले में बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसको हम लोग सही कैसे करेंगे? धन्यवाद को व्यर्थ में सहायता, व्यर्थ में सहायता, यानी कि व्यर्थ में सहायता, बेकार व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ में सहायता बेकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में गलती है। किस में गलती है? ऑप्शन नंबर बेकार में नहीं, बेकार में सहायता, बेकार, धन्यवाद को व्यर्थ में सहायता बेकार देकर कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गलती होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। जबकि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम कहते हैं। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे हम लोग अज्ञ कहते हैं। और यहाँ पर जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको असमर्थ कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व या प्रत्यय लगाने से बना है। तो यहाँ पर कौन सा जो पद है जिसमें व या प्रत्यय लगाने से बना है, तो वो हमारा कौन सा है, खवैया। आप ध्यान रखेंगे, खवैया जो है उसमें आया जो वया जो है ये लगाने से ये शब्द बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद होगा। तो पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा, पितृनुमति। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि है, ये हमारी यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आता है, वर्तिका का तद्भव रूप है। तो वर्तिका का हमारा तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बाती। क्या हो जाएगा, बाती यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 27 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भाग में बांटकर 11 ला वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो यहाँ पर आपको एक सही वाक्य बनाना है, कैसे आपको अरेंजमेंट करनी है ताकि आपका सही वाक्य बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी परीक्षा में ऑप्शन के जरिए जाना है। कैसे जाना है, ऑप्शन के जरिए जाना है। सबसे पहले आपका शुरुआत में वाक्य यही रहेगा, जिस प्रकार, सबसे पहले हम लेते हैं रा वाला, जिस प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य। ये सेंटेंस नहीं बन रहा है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद जिस प्रकार वा वाला लेते हैं, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, फिर या लेते हैं दहकना है, उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य। ये भी गलत है। इसके बाद सी वाला चेक करते हैं, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ये बिल्कुल सही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के जरिए जाना है, आपको बाई ऑप्शन ही इसको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू ही होगा। क्या होगा, चाकू ही होगा, क्योंकि चाकू एक हमारा अकारांत पुल्लिंग है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि अकारांत और इकारांत शब्दों का बहुवचन एक वचन समान ही होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, परिश्रम शब्द का विलोम होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है परिश्रम शब्द का विलोम क्या, नहीं मेहनत करना, विश्राम, आराम करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो सभी को पता होगा किस छंद का प्रयोग हुआ। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है, तो वो हमारा कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। इसके बाद ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर शब्द का हमारा स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर ठकुराइन। सभी लोग जानते हैं ठकुराइन। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो हमारी जगन्नाथ में संधि है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि यहाँ पर हमारी इसमें होगी। अब जगन्नाथ का हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं, तो क्या होगा, जगत प्लस नाथ। क्या होगी, जगत प्लस नाथ। ये आप ध्यान रखेंगे, जगत प्लस नाथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आता है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसमें कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास हमारा किसमें है,
नीलोत्पलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। इसमें कौन सा हमारा है, सभी लोग पता है इसमें कौन सा है, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मेडकी को जुकाम होने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं मेडकी को जुकाम होने का अर्थ है बिना योग्यता के योग का नखरा करना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 36 आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सभी लोग जानते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति। कौन सा है, प्रतिधन उत्पन्न, क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न। इसमें हमारा इसका हो जाएगा विच्छेद। तो उपसर्ग होते जो पहले लगते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा प्रति सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आता है, निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही शब्द है। तो यहाँ पर जो कवित्री है ऐसे लिखा जाता है, कई छात्र इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ताकि वो हमारा गलत है, कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कवित्री जो हमारा शुद्ध है, कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, काफ़ी बच्चे इसको गलत लिखते हैं, कवित्री जो हमारा सही है वो ये वाला सही है, समझ गए। और बाकी जो सारे हैं गलत हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा वाक्य है जो हमारा शुद्ध नहीं है। तो हमारा देखो, शास्त्री जी की मृत्यु से हम बड़ा दुख हुआ है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुझसे यह काम संभव नहीं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिससे लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। यानी कि जो सबसे गलत हुआ है ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ये थे हमारे आज के यूपी पुलिस के आपके री एग्ज़ाम परीक्षा के लिए हिंदी का यहाँ पर एक सेट था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि इसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको जीके का मिल जाएगा।